जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। जो थीम्स एनसीईआरटी की हिस्ट्री है क्लास 12th की, उसके 3 पार्ट हैं। पहले और दूसरे पार्ट को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और इसके साथ ही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो इससे डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर बुक से फ्रेम होते हैं तो किस वे में होते हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, भले ही इनिशियल फेज में हो या किसी फेज में हो, उससे बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करने एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। ना केवल आप सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, बल्कि सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ सभी एग्जाम के करें जो भी यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, वो समझ लेते हैं। पहले देखिए, हमने मेडिवल जो हिस्ट्री है और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म के बारे में कि ये कॉलोनिज्म होता क्या है, और बेसिकली हम ब्रिटिश कॉलोनिज्म की बात कर रहे हैं। इसका कंट्री साइड पर क्या फ़र्क पड़ा, यानी जो ग्रामीण लोग हैं, एक तो होती है मेन सेंटर, उससे जो दूर वाले जो इलाके हैं यानी कंट्री साइड, उन लोगों पर क्या फ़र्क पड़ा, इस चीज़ को समझेंगे। और इसे हम समझेंगे ऑफिशियल आर्काइव्स की मदद से, यानी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके द्वारा। इसके बाद 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन, प्लानिंग और आर्किटेक्चर की। फिर हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, यानी गांधीयन मूवमेंट के बारे में। और इसके बाद पार्टीशन को समझेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की, यानी एक न्यू एरा की शुरुआत देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं। फिर देखिए, बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग जमींदारी सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत ही ध्यान से आपको लेक्चर समझना है। एंड में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपके जब क्वेश्चन ठीक होंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, बेटर वे में चीज़ें समझ में आई हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो ये सबसे पहले भूमिका बताई गई है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे हम ऐसे वगैरह लिखने की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में हम बताते हैं कि किन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो कुछ इसी तरीके की बात है कि कॉलोनियल रूल के बारे में समझेंगे कि ये आम लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए क्या महत्व रखता था। इसके बाद हम बंगाल और बाकी जगहों, राजमहल पहाड़ी और जहाँ पे पहाड़ियाज और संथाल ट्राइब रहते हैं, इन जगहों का अवलोकन करेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज को, यानी अपने आप कह लें आधिपत्य को, कंट्री साइड में स्टेब्लिश किया, यानी ग्रामीण लोगों पर क्या इस चीज़ का असर पड़ा। इसके बाद हम समझेंगे कि स्टेट्स में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले लोगों के लिए। और इसके बाद जो पीजेंट्स हैं, सबसे पहले पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इसके बाद इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए या प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करने के लिए और क्या क्या मेजर्स लिए गए। और एंड में हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, यानी बेसिकली ऑफिशियल आर्काइव्स, जिसके मदद से हम इन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। किसी फैक्ट को हम कह पाएंगे कि हाँ, ये जो फैक्ट है इसका बेस क्या है, आधार क्या है। देखिए, हम बात करें ज़मींदारी सिस्टम की, और ज़मींदारी सिस्टम पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है और उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। ये वीडियो एज अ बेस वर्क करेगा। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करी हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो ज़मींदारी सिस्टम पर जो वीडियो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख लें। या पूरी जो थीम्स की जो प्लेलिस्ट है, थीम्स की नहीं, जो हमारी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री को लेकर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर फॉलो करें। कॉलोनियल रूल की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले बंगाल में स्टैब्लिश होती है 1757 में। देखिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, उन चीज़ों को नोट डाउन करें। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं जो मुझे समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एडिशनल होते हैं, इस वजह से मैं उन फैक्ट्स को लेता हूँ। 1757 में जैसा कि हमें पता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों की दीवानी राइट्स मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस कारण से हम कह सकते हैं सबसे पहले जो है वो स्टैब्लिश किया गया कॉलोनियल रूल बंगाल वाले रीजन में। और इन रीजन में इन्होंने एक रेवेन्यू सिस्टम को शुरू किया। रेवेन्यू सिस्टम क्या है इसे समझते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं किस चीज़ की, जमींदारी सिस्टम की। तो इसे स्टोरी से समझेंगे हम। देखिए, बर्दवान की बात कर रहे हैं। बर्दवान कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। प्रेजेंट डे में बर्धमान के नाम से जाना जाता है, पहले बर्दवान कहते थे। और यहाँ पे जो है वो एक रिच जमींदार के बारे में बात की जा रही है। 1797 की ये बात है। और यह देखिए क्या बेसिकली स्टोरी है कि जो राजा हैं बर्दवान के,
जो राजा हैं बर्दवान के, उनके न्यूमरस स्टेट्स को सॉल्व किया जा रहा है। स्टेट को हिंदी में महल कहते हैं। यहाँ पे महल का मतलब लिटरल मीनिंग मत लीजिए। एक्चुअली महल का मतलब जब हम देखेंगे महलवारी सिस्टम में तो हम देखेंगे कि विलेज को रेफर किया जाता है महल के रूप में। तो ये पैलेस वाला महल नहीं है जिसमें राजा रहते हैं, वो महल अलग है। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। देखिए हिस्ट्री को लोग अलग ढंग से समझते हैं, मतलब वर्ड को समझते हैं, फैक्ट को देखते हैं, फिर लगता है रटना पड़ेगा। इसका मेजर प्रॉब्लम ये है, और इसका वही चीज़ है जो एग्जाम के टाइम में याद नहीं आता या चीज़ें समझ नहीं आती। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि हम टर्म्स को नहीं समझते हैं। देखिए हर सब्जेक्ट की अपना एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके आधार पर उस सब्जेक्ट को समझना बेटर होता है। वैसे ही हिस्ट्री के भी अपने कुछ खास टर्म्स होते हैं। अगर आप इन टर्म्स पर पकड़ रखेंगे तो आधे से अधिक चीज़ें तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, और जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो फैक्ट्स भी याद रहने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को आई होप आप समझेंगे। तो यहाँ पे जब मैं महल की बात कर रहा हूँ तो ये महल बेसिकली एस्टेट के रूप में बताया गया है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया जिस पे जमींदार का हक होगा और वहाँ पे वो जमींदारी राइट्स के अकॉर्डिंग टैक्सेज कलेक्ट करेगा। अब ऑक्शनिंग क्यों हो रही है? ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे। ऑक्शनिंग का मतलब नीलामी होता है जहाँ पे बहुत सारे बिडर्स आते हैं और जो हाईएस्ट बिडिंग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कीमत बताते हैं उस चीज़ की, उसे वो चीज़ सेल कर दी जाती है। तो आप समझिए जो परमानेंट सेटलमेंट है यानी जो स्थायी बंदोबस्त है ये कब आया? 1793 में। पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि परमानेंट सेटलमेंट किस ईयर में आया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आया, तो ये भी लिख लीजिए कॉर्नवालिस के टाइम पे। हालांकि ये हम डिस्कस करने ही वाले हैं डेफिनेटली, बट कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ये ऑक्शनिंग कब हो रही है? 4 सालों के बाद। ऐसी क्या फॉल्टी पॉलिसी रही कि ऑक्शनिंग करनी पड़ रही है, ये समझते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली क्या किया कि हर एक जमींदार को एक फिक्स अमाउंट बता दी। लेट सपोज फिक्स्ड अमाउंट 1000 रुपये। कह दिया कि आपको जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट हम बता रहे हैं 1000 रुपये, या आपको हर बार यानी हर महीने पे करना है या हर साल, जैसे भी हो आप समझिए इसे फिक्स्ड अमाउंट है। अब अगर ये पेमेंट नहीं हुई तो ऑक्शनिंग होगी, यानी वो चीज़ आपसे ले ली जाएगी, वो पर्टिकुलर एरिया, और जो हाईएस्ट बिडिंग करेगा वो उन्हें वो ज़मीन या आप कह लें महल दे दी जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो रही है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, परमानेंट नाम से समझिए, यही मैंने कहा टर्म वाली बात है। तो नाम से ही पता चल रहा है एक परमानेंट फिक्स कर दिया जाएगा रेवेन्यू। किसे देना है? जमींदार को। किस एरिया से कलेक्ट करके देना है? महल से। किसे देना है? ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को। या ये परमानेंट सेटलमेंट डिस्कस कर लिया हमने। अब जो चीज़ें हैं इसी के पेरिफेरल टॉपिक्स हैं, इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। आपके माइंड में ये पिक्चर बस क्लियर होनी चाहिए जो मैंने डिस्कस किया। अगला लाइन देखिए क्या लिखा है, वही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू। ना जाने इससे कितने ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, अभी एंड में हम देखेंगे भी। तो अटेंशन इसलिए कहा मैंने हाई रखे, और बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। एक बार आप देखिए, हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ अपने देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर कह लें, या जो भी जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उस चीज़ की जब आपको अच्छी नॉलेज रहेगी कि हाँ पास्ट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ब्रिटिशर्स क्यों जो है वो किस तरीके से रूल कर रहे थे, इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी रहेगी, तो डेफिनेटली आप बेटर वे में चीज़ों को जज कर पाएंगे। खैर हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली बर्दवान के जमींदार की ऑक्शनिंग हो रही है। बर्दवान के जमींदार के जो महल है उनकी ऑक्शनिंग हो रही है। अब ये जो ऑक्शनिंग हो रही है क्यों हो रही है? साफ साफ इसका आंसर है क्योंकि बहुत सारा बकाया रखा गया जमींदार के द्वारा, बहुत सारे एरियर्स रखे गए हैं। तो इस वजह से ऑक्शनिंग करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो भी वैल्यू रहेगी, जो भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि इस फील्ड से हमें इतना टैक्सेस निकालना है, वो उस चीज़ को हासिल करेंगे। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है, द एस्टेट्स ऑफ दोज हु फेल्ड टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। तो इस कारण से ये ऑक्शनिंग हो रही है। तब अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि क्या जमींदारी सिस्टम में जो जमींदार फिक्स्ड अमाउंट को पे करने में असमर्थ रहते थे तो क्या उनकी ऑक्शनिंग होती थी? यस। आगे बात करते हैं। तो बहुत सारे परचेजर्स आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्शनिंग का मतलब ही यही होता है कि मल्टीपल परचेजर्स आएंगे, जो ज़्यादा कीमत देगा उन्हें वो चीज़ दे दी जाएगी। तो मल्टीपल परचेजर्स यहाँ पे आते हैं ऑक्शन के लिए और हाईएस्ट बीडर को ये चीज़ दे दी जाती है। लेकिन कलेक्टर यहाँ पे क्या देखता है? एक ट्विस्ट स्टोरी यहाँ पे निकल करके आती है। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि जो ज़्यादातर परचेजर हैं इन एस्टेट को खरीदने वाले वो खुद राजा के ही एजेंट्स हैं। तो इन्होंने ये जो ज़मीनें खरीदी हैं अपने मास्टर के बिहाफ में खरीदी है, यानी राजा के बिहाफ में खरीदी हैं। और जो ज़्यादातर सेल्स हैं, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट आप कह लें 95% जो सेल हुई है, यानी 95% जो महल बिके हैं, ये
ऑक्शनिंग फिक्सिशियस है, नकली है। क्यों? क्योंकि खुद ही राजा के एजेंट्स के द्वारा खरीदी गई हैं। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी क्लियर होगी। अब आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहला सवाल, क्या जमींदारी सिस्टम में या आप कह लें परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स्ड होती थी? यस और नो में आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या? यस। अभी हमने देखा कि हाँ, जमींदारी सिस्टम में जो रेवेन्यू है वो फिक्स्ड देनी पड़ती थी, इस वजह से इसे परमानेंट सेटलमेंट कहते थे। दूसरा क्वेश्चन, किस ईयर में ये परमानेंट सेटलमेंट आया? खुद से ही आंसर करिए। तो इसका आंसर है 1793। किसके टाइम पे? कॉर्नवालिस के टाइम पे। किस एरिया के राजा की ऑक्शनिंग हुई है? किस एरिया के जो राजा हैं उनके जमीनों की ऑक्शनिंग हुई है? आंसर है बर्दवान। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये फॉल्टी रही, क्या प्रॉब्लम आए परमानेंट सेटलमेंट के, और राजा जो है वो क्यों नाकामयाब रहे इस रेवेन्यू को पे करने में? डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ शॉर्ट कमिंग्स रही होंगी, जिस कारण से ये राजा जो है वो रेवेन्यू को पे करने में नाकामयाब रहे। परचेजर्स कौन रहे? अभी हमने देखा 95% जो सेलिंग हुई है, जो परचेजिंग हुई है, ये फिक्सिशियस है। इसके बाद हम समझेंगे उस टाइम पे रूरल एरियाज़ में इन चीज़ों का क्या आउटकम निकल करके आया। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। जितने बेटर वे में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत ही कैसे भी क्वेश्चन फिर बनेंगे इस टॉपिक से, तो आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझिए चीज़ों को। देखिए, हम बात करते हैं अनपेड रेवेन्यू की प्रॉब्लम की। तो आपसे मेंस में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जमींदारी सिस्टम थे या जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज थी उसके क्या शॉर्ट कमिंग्स थे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, ये वाला पहला प्रॉब्लम है अनपेड रेवेन्यू का। देखिए, जो बर्दवान की जो स्टेट है, ये इकलौते नहीं है जिनकी सेलिंग हुई है लैंड्स की। बहुत सारे ऐसे ज़मींदार हैं जिनके ज़मींदारी एरियाज़ की सेलिंग हुई, ऑलमोस्ट 75%। ये रहा परमानेंट सेटलमेंट की मेजर प्रॉब्लम। तो जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो उनके द्वारा इस उम्मीद में किया गया था कि जो रूरल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रही है, क्राइसिस में चल रही है। बंगाल की जो रूरल इकोनॉमी है 1770s के टाइम पे, उनमें बहुत ज़्यादा फेमाइंस देखने को मिल रहे थे। और क्यों फेमाइंस देखने को मिल रहे थे? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर आउटपुट परफेक्ट वे में नहीं हो रहा था जो लोगों को फीड कर सके। अब ऐसे क्या प्रॉब्लम आ गई 1770s में, ऐसा क्यों देखने को मिला? देखिए, बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें एक मेजर रीज़न है फेमाइन वाला। तो फेमाइन जनरली जो है वो मौसम के कारण होता है। अगर किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वेदर जो है वो ख़राब रही तो जो एग्रीकल्चर है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इस कारण से जो एग्रीकल्चर आउटपुट है ये घट जाता है। और इस टाइम पे फेमाइन देखने को मिली कब? 1770s में। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या लगा कि अगर हम बंगाल वाले रीजन में परमानेंट सेटलमेंट फिक्स कर देते हैं तो एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। तो जमींदार के पर्सपेक्टिव से इन्होंने सोचा कि जमींदार को एक फिक्स्ड वैल्यू देनी है, जो भी वो एक्स्ट्रा कमाएंगे वो फील्ड वगैरह में खर्च करेंगे, और बाकी जो ज़मीनें हैं उनके आउटपुट बढ़ाने में, उनके आउटपुट के मेजर्स में लगाएंगे। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट जैसा सोचा इन्होंने वैसा हुआ नहीं, हुआ उसके उल्टे। वही बात यहाँ पे लिखी भी गई है कि जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं स्टेट के वो डेवलप किए जाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर में। किसके पर्सपेक्टिव से ये सोचा जा रहा है? जमींदार के पर्सपेक्टिव से, कि जमींदार को एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिल रहा है वो एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लगाएंगे। देखिए, ये जो पिक्चर है ये कॉर्नवालिस की पिक्चर है, और इसी के टाइम पे यानी 1793 में परमानेंट सेटलमेंट शुरू की गई थी। एक और बात है, ध्यान रख लीजिएगा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी यही ब्रिटिश फोर्सेस के कमांडर थे। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, कम पूछा गया, बट ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया। परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे कौन थे? ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस। फिलहाल हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे यही कि क्या पॉलिसी रही एग्जैक्टली परमानेंट सेटलमेंट में। तो एक्चुअली हम अभी बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोच करके इस पॉलिसीज़ को अप्लाई किया। पहली बात यह है जो मैंने बताया कि इनके द्वारा ये सोचा गया कि अगर हम फिक्स्ड रेवेन्यू रेट रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा, जो भी फिक्स्ड रेवेन्यू रेट के बाद लेट सपोज 1200 कलेक्शन हुआ, 1000 रुपये ही देने, तो जो एक्स्ट्रा 200 रुपये बचे ज़मींदारों के पास, ये इन चीज़ों को एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने में, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में लगाएंगे। पहला पॉइंट इनके द्वारा ये सोचा गया। दूसरा, इनके द्वारा ये सोचा गया कि खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा घाटे में चलती थी 1770s के दशक में। तो इनके द्वारा, हाँ, इसका रीज़न भी है प्रॉपर, बहुत सारे रीजन है, बट जो मेजर रीज़न मैं बताऊंगा वो ये था कि ब्राइबरी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो प्राइवेट ट्रेड में फंसे रहते थे, इस कारण से कंपनी को लॉस हो रहा था।
तो कंपनी के द्वारा ये भी सोचा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि अगर हम फिक्स्ड रेवेन्यू रेट रखते हैं तो हमें एक प्रॉपर पता चल जाएगा कि हाँ हमारी इतनी अर्निंग्स होने वाली है, और ये जो अर्निंग्स होगी ये डेफिनेटली एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम का सोर्स बन जाएगा कि हाँ इतने पैसे तो आने ही हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में, और फिर डेफिनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्लरिश करेगी। इस तरीके का सोचा गया था कंपनी के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारी कैलकुलेशन कर ली और ये डिसाइड किया कि अब हम जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट शुरू करने वाले हैं। तो सवाल ये इनके सामने आया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंडिविजुअल्स को जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, यानी जमींदारी राइट्स देंगे कि आप जो ज़मीनें हैं उनमें टैक्सेस कलेक्ट करिए और ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिए, और जो थोड़ा बच गया ये अपने पास रखें। बट समझिए इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसा कि हमने ये बात करी, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ही है कि फिक्स्ड रेवेन्यू होगा स्टेट के लिए। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये फाइनली किनके साथ किया गया? राजा और तालुकदार के साथ, जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग प्राइंसली स्टेट्स कह लें आप, उनके जो किंग्स थे और जो तालुकदार थे। तालुकदार एक टर्म है, तालुकदार का मतलब समझ लीजिए तालुक या तालुका, तालुका लेवल पे अभी भी एक टर्म चलता है तालुका। तो ये बेसिकली एक गांव जो है, एक जो विलेज है, एक पर्टिकुलर लैंड टेरिटरी है, ये तालुक होता है, और इसको जो होल्ड करके रखते थे वो तालुकदार कहलाते थे। तो तालुकदार के साथ परमानेंट सेटलमेंट किया गया, और अब उन्हें स्टेटस दे दिया गया जमींदार का कि आज से आप जमींदार हैं और आपके पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन क्या? डेफिनेटली ये आपका काम है कि रेवेन्यू कलेक्शन किया जाए उन स्टेट से, उन एरियाज से, और उन एरियाज से रेवेन्यू कलेक्शन करने के बाद जो ज़मींदार हैं वो बन जाते हैं रेवेन्यू कलेक्टर, यानी बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। किनके लिए? स्टेट के बिहाफ में। और ये जो ज़मींदार हैं देखिए बहुत पावरफुल होते थे, कभी कभी इवन कभी कभी तो 400 से ज़्यादा गांव इनके अंडर में होते थे, एक ज़मींदार के अंडर। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा पावरफुल थे। और ये भी हम देखेंगे कभी कभी ज़मींदार खुद की परमानेंट आर्मी भी रखते थे, तो बिल्कुल भी इन्हें इनकी पावर को अंडरमाइन नहीं करना है। और ये जो 400 विलेजेस खुद के पास रखते थे, कभी कभी 300 250 ऐसे करके, तो ये जो ज़मींदार से ये क्या करते थे, ये जो गाँव हैं इनमें रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद, अलग अलग गाँवों से रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद कंपनी को रेवेन्यू दे देते थे। और कंपनी को रेवेन्यू दे ऑब्वियसली सारा तो देंगे नहीं, जो डिफरेंस बच जाता था उसे ये इनकम के रूप में रखते थे। अब आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया। परमानेंट सेटलमेंट का मेजर फीचर ही यही है कि जो रेवेन्यू है वो फिक्स्ड रखा गया। जमींदार को ये राइट दे दी गई, मालिकाना हक दे दिया गया ज़मीनों पर कि आप जो है इन ज़मीनों से रेवेन्यू कलेक्ट करिए। ऑलमोस्ट 90% जो हिस्सा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिए, थोड़ा सा हिस्सा प्रॉफिट के रूप में अपने पास रखिए। हालांकि ये कहने को थोड़ा सा है, बट ये काफ़ी वेल्दी होते थे, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई इस चीज़ का। और इसका क्या शर्त था? तो मेजर शर्त यही था कि अगर परमानेंट रेवेन्यू इनके द्वारा नहीं दी गई तो उस पर्टिकुलर एस्टेट की ऑक्शनिंग होगी। और यही चीज़ हमने देखा भी स्टार्टिंग में। तो अब आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि बर्धमान के राजा के एस्टेट्स की ऑक्शनिंग क्यों हो रही होगी, क्योंकि ये जो फिक्स्ड रेवेन्यू तय किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि इतने पैसे आपको ला करके देने हैं, फिक्स्ड वैल्यू है। भले ही कैलकुलेशन, भले ही यहाँ पे कलेक्शन कुछ भी हो, 1000 का टारगेट रखा फिक्स्ड रेवेन्यू के रूप में, लेट सपोज 600 ही कलेक्शन हुआ, बाकी के 400 कहाँ देने हैं वो कंपनी नहीं समझेगी, वो जमींदार के ये आप कह लें कि सर पे था कि उतना उनको पे करना है। तो इस वजह से डेफिनेटली जो है वो ऑक्शनिंग की जा रही होगी। तालुकदार का मतलब समझ लीजिए, टर्म का बहुत बड़ा खेल है, टर्म से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तालुकदार का मतलब जिन्होंने एक तालुक को होल्ड किया हुआ है, यानी एक टेरिटोरियल यूनिट की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको वीडियो करनी है पॉज और सोचना है इस सवाल के बारे में। वीडियो पॉज करिए, भले ही आपको आंसर आ रहा हो या नहीं, बट देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए आप में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि परमानेंट सेटलमेंट में एक लैंड क्रिएट किया गया जिसमें न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स देखने को मिले। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स आए थे उनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एलाइज था ब्रिटिशर्स के साथ। इस वजह से बेसिकली ये जो एलाइज हुआ लैंडलॉर्ड्स का, ये जो लैंडलॉर्ड्स है ये इंटरेस्टेड थे ब्रिटिश डोमिनियन के कंटिन्यूएंस में, क्योंकि डेफिनेटली लैंडलॉर्ड्स को फ़ायदा हो रहा था, ऐसा ये स्टेटमेंट कहना चाहता है। कोड देखिए, पहला ये है कि दोनों बातें सही है और जो सेकंड है वो एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को। दूसरा ये कहा जा रहा है दोनों बातें सही तो हैं, बट जो सेकंड ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट को। तीसरा ये कहा जा रहा है पहला सही है दूसरा गलत। चौथा ये कहा जा रहा है कि पहला गलत है दूसरा सही। उम्मीद है आपने इसका आंसर फाइनलाइज कर लिया होगा। इसका आंसर क्या है? डेफिनेटली ऑप्शन ए, यानी दोनों बातें सही और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। कैसे समझते हैं और ये एक्सप्लेनेशन वाले सवाल कैसे करने होते हैं ये भी मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट, अभी हमने पढ़ा कि परमानेंट सेटलमेंट में एक आप कह लें न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स बनाया गया,
बेसिकली जिन्हें हम तालुकदार भी कहते हैं, या जो तालुकदार हैं, जो राजा हैं, इनके साथ सेटलमेंट करके इन्हें लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार की डिजिग्नेशन दे दी गई। दूसरा ये कहा जा रहा है जो न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी ये जो ज़मींदार हैं, इनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एलाइज था ब्रिटिशर के साथ, ऑब्वियसली था। और यही सोच करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये वन ऑफ द रीज़न रहा इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का कि ये जो ज़मींदार होंगे ये बिल्कुल लॉयल होंगे। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो भी इनकम हो रहा है ज़मींदारों का, ये इसी वजह से, इनकी इसी पॉलिसी परमानेंट सेटलमेंट की वजह से हो रहा है। तो इस वजह से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमींदारी यानी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कहा जा रहा है। पहला ये कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो अभी हमने देखा, बिल्कुल सही बात है, 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा ये कहा जा रहा है बंगाल और बिहार वाले रीजन में इंप्लीमेंट हुआ। ऑब्वियसली अभी हमने देखा, और जो उस टाइम पे जो बंगाल रीजन था वो बिहार वाले एरिया को भी कंप्राइज करता था। दोनों बातें सही है। तीसरा ये कहा जा रहा है जमींदार वेर ओनली रेवेन्यू कलेक्टर बट नॉट द ओनर। बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि जमीनों का मालिकाना हक यानी ओनरशिप जमींदार को दी गई थी परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। ये बात गलत है। चौथा कहा जा रहा है कल्टीवेटर को टेनेंट्स का स्टेटस दे दिया गया था, यानी बेसिकली जो कल्टीवेटर्स हैं वो केवल रुपाई और जो भी एग्रीकल्चरल वर्क है वो कर रहे हैं, और ये टेनेंट्स का स्टेटस था। तो टेनेंट्स का मतलब जो डायरेक्टली खेती कर रहे हैं, किसान आप एक वर्ड में कह लें, बट जो जमींदार है वो खेती करवा रहे हैं टेनेंट से। ऐसे इस चीज़ को पिक्चर बना करके चलिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सो देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से, बट आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और डिटेल में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट करके ज़रूर लिखें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।